हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर के एच सोगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं लॉक्ड इन सिंड्रोम के बारे में। लॉक्ड इन सिंड्रोम एक सीरियस न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसके अंदर ब्रेन स्टेम का एक पर्टिकुलर पार्ट डैमेज होता है और इस पर्टिकुलर पार्ट के डैमेज होने की वजह से, जो पार्ट के ब्रेन स्टेम के अंदर होता है, इस पर्टिकुलर पार्ट के डैमेज होने की वजह से उस पेशेंट में जो कंडीशन क्रिएट होती है उसको लॉक्ड इन सिंड्रोम ऐसे बोलते हैं। और एक रेयर मेडिकल कंडीशन होती है जो कि स्ट्रोक के बाद मोस्टली पेशेंट में देखी जाती है। तो लॉक्ड इन सिंड्रोम एक तरह की कोमा जैसी कंडीशन होती है जिसके अंदर पेशेंट देख भी सकता है, सोच भी सकता है कुछ हद तक, लेकिन अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को मूव नहीं कर सकता। इस तरह के पेशेंट में आँखों में थोड़ी सी मूवमेंट देखी जा सकती है, लेकिन अगर हम आँखों को छोड़ दें तो आँखों के निचले हिस्से में बॉडी में कुछ भी मूवमेंट मोस्टली देखी नहीं जाती है। और इस तरह के लॉक्ड इन सिंड्रोम के मोस्टली 3 टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले होता है क्लासिकल लॉक्ड इन, दूसरा होता है इनकम्प्लीट लॉक्ड इन और तीसरा होता है टोटल इमोबिलिटी लॉक्ड इन। इसके बाद हम बात करेंगे कि किस वजह से उस पेशेंट में लॉक्ड इन सिंड्रोम की कंडीशन पैदा होती है, इसके कॉजेज़ क्या है इसके बारे में। स्ट्रोक की मेडिकल कंडीशन जो कि ब्रेन स्टेम को अफेक्ट करती है उसके वजह से भी उस पेशेंट में लॉक्ड इन सिंड्रोम हो सकता है। इसके साथ साथ ब्रेन के पर्टिकुलर पार्ट्स को अफेक्ट करने वाले जो कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, इस तरह के इन्फेक्शन होने के बाद भी उस पेशेंट में लॉक्ड इन सिंड्रोम की कंडीशन पैदा हो सकती है। ब्रेन के जो सेल्स होते हैं जिनको कि हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, उन न्यूरॉन्स की प्रोटेक्टिव सेल कवरिंग को अगर डैमेज होता है तो उसके वजह से भी उस पेशेंट में लॉक्ड इन सिंड्रोम की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। इसके साथ साथ पेशेंट में ब्रेन में ट्यूमर्स होना या फिर नर्व को इन्फ्लेमेशन होना और ALS यानी कि अमल्ट्राफिक लैटरल स्क्लेरोसिस की बीमारी होना, ये कुछ पर्टिकुलर कारण हैं जिनकी वजह से उस पेशेंट में लॉक्ड इन सिंड्रोम की बीमारी या फिर लॉक्ड इन सिंड्रोम की मेडिकल कंडीशन पैदा हो सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे लॉक्ड इन सिंड्रोम के सिम्टम्स के बारे में। तो ये जो सिम्टम्स लॉक्ड इन सिंड्रोम के पेशेंट में आते हैं, ये हर एक तरह के लॉक्ड इन सिंड्रोम के हिसाब से अलग अलग होते हैं। मतलब कि जैसे हमने शुरुआत में बात की, लॉक्ड इन सिंड्रोम तीन प्रकार का होता है, तो हर एक प्रकार में लॉक्ड इन सिंड्रोम के जो सिम्टम्स आते हैं उनमें थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो बेसिकली जो क्लासिकल लॉक्ड इन सिंड्रोम है उसके सिम्टम्स के बारे में अभी हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले तो वो पेशेंट अपने लिम्स को, मतलब हाथों और पैरों को हिला नहीं सकता, उनमें कोई मूवमेंट नहीं कर सकता है। वो पेशेंट अपने सांस के या फिर ब्रीदिंग के पैटर्न को भी रेगुलेट या फिर कंट्रोल नहीं कर सकता। कुछ पेशेंट में सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। अपने बॉडी की मसल्स के ऊपर कंट्रोल न कर पाना, इसी के साथ साथ डीप ब्रीदिंग लेना, चक्कर आना, ये कुछ सिम्टम्स है जो कि लॉक्ड इन सिंड्रोम के पेशेंट में देखे जाते हैं। इसी के साथ साथ एक क्लासिकल सिम्टम है जो कि मोस्टली इस तरह के पेशेंट में देखा जाता है। तो इस सिम्टम के अनुसार वो पेशेंट अपने आइज़ की मूवमेंट वर्टिकली तो कर सकता है, लेकिन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट या फिर फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट अपने आई बॉल्स की मूवमेंट वो पेशेंट नहीं कर सकता। तो एक क्लासिकल सिम्टम है जो कि लॉक्ड इन सिंड्रोम के पेशेंट में देखा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे लॉक्ड इन सिंड्रोम के डायग्नोसिस के बारे में। तो लॉक्ड इन सिंड्रोम को डायग्नोस करने के लिए CT स्कैन ऑफ द ब्रेन या फिर MRI ऑफ द ब्रेन कर सकते हैं। MRI ऑफ द ब्रेन के साथ साथ उस पेशेंट में CSF एग्जामिनेशन या फिर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है। इसके बाद हम उस पेशेंट में इलेक्ट्रोमायोग्राफी भी कर सकते हैं। इसके बाद उस पेशेंट में EEG करना या फिर सेरेब्रल एंजियोग्राफी करना, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि इस तरह के लॉक्ड इन सिंड्रोम के पेशेंट में किए जाते हैं। फाइनली अब हम बात करेंगे लॉक्ड इन सिंड्रोम के ट्रीटमेंट के बारे में। तो इस मेडिकल कंडीशन के लिए कोई भी स्पेसिफिक ऐसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं होती है। भी अगर अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन की वजह से उस पेशेंट में लॉक्ड इन सिंड्रोम हुआ है तो फिर सबसे पहले उस पेशेंट में उस अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन को ट्रीट करना, यही सबसे पहला स्टेप होता है। अगर ब्रेन के अंदर कोई इन्फेक्शन है तो उसको कंट्रोल किया जाता है। अगर स्ट्रोक है तो उसको हर तरह से ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। कुछ पेशेंट में चेस्ट फिजियोथेरेपी भी दी जाती है। इसके बाद उस पेशेंट में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज को उस पेशेंट से करवाना, उसमें उस पेशेंट की हेल्प करना। वो पेशेंट अगर हमेशा एक जैसे ही लेटा रहता है, ज़्यादा बॉडी मूवमेंट नहीं कर पाता, तो बीच बीच में हर एक 2 घंटे के अंदर उस पेशेंट की बॉडी की पोजीशनिंग को चेंज करते रहना, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ट्रीटमेंट के अंदर करनी पड़ती है। इस तरह के लॉक्ड इन सिंड्रोम के पेशेंट में बेड सोर्स को प्रिवेंट करना, इसके साथ साथ न्यूमोनिया और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसे कंडीशन को भी प्रिवेंट करना, ये चीज़ें करना भी ट्रीटमेंट के अंदर ही आता है। क्योंकि अगर इन सब चीज़ों को, इन सब मेडिकल कंडीशंस को अगर प्रिवेंट नहीं किया गया तो ये और उस बीमारी को, मतलब कि लॉक्ड इन सिंड्रोम को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। इस बीमारी के ट्रीटमेंट के अंदर उस पेशेंट के जो बॉडी के मूवमेंट्स हैं, उन बॉडी के मूवमेंट्स को रिकवर करने के लिए पेशेंट को सपोर्ट करना और गाइड करना,
ये सबसे ज़रूरी होता है। लॉक्ड इन सिंड्रोम के जो पेशेंट होते हैं उनमें से मोर देन 50% पेशेंट जो है, या फिर लगभग 50% पेशेंट लॉक्ड इन सिंड्रोम होने के लगभग 1 साल के अंदर ही रिकवर हो जाते हैं, मतलब कि आधे पेशेंट। और जो आधे पेशेंट होते हैं उनमें ये सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा समय तक बने रहते हैं और कुछ पेशेंट में इसके वजह से डेथ भी हो सकती है। अगर हम इस बीमारी के रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो मेल्स और फीमेल्स दोनों में भी ये बीमारी इक्वली देखी जाती है। लेकिन जिस पेशेंट में पहले से ब्रेन स्ट्रोक है या फिर किसी तरह का ब्रेन का इन्फेक्शन है या फिर अगर ब्रेन के अंदर कोई ब्लीडिंग है तो उस तरह के पेशेंट में इस तरह से लॉक्ड इन सिंड्रोम होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो दिस वाज इन शॉर्ट अबाउट द लॉक्ड इन सिंड्रोम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। थैंक यू वेरी मच।